सु यांग ने यही तो मांगा था और अब उसे इसका पछतावा होने वाला है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना एरिक अपना हथियार और अपनी ताकत सक्रिय कर देता है। उसके ब्लेड से ऊर्जा की लहरें उठती हैं और वो सु यांग की तबाही का ऐलान करते हुए आगे बढ़ता है। उसकी तलवार के वार हवा को चीरते हुए सु यांग की ओर भयानक गति से बढ़ते हैं। फिर भी सु यांग अपनी जगह से हिलता तक नहीं। हमले उसके पास से निकल जाते हैं, लेकिन एक भी वार उसे छू तक नहीं पाता। वह पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये देखकर एरिक के भीतर गुस्सा उबलने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंजती है और वो स्टॉर्म कन्वर्जेंस नाम की एक विनाशकारी शक्ति छोड़ता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर देने के लिए बनी है। वो यहीं नहीं रुकता और अपना सबसे शक्तिशाली दांव स्टॉर्म एनिहिलेशन स्लैश चलाता है। उसकी तलवार से ऊर्जा का एक विशाल तूफान निकलता है जो किसी पूरी सेना को खत्म करने की ताकत रखता है। एरिक जीत की खुशी में मुस्कुराता है। उसे यकीन है कि यह सु यांग का अंत है। हमला जोरदार तरीके से होता है जिससे युद्ध का मैदान कांप उठता है और चारों ओर धूल और मलबा उड़ने लगता है। थकावट से हाँफते हुए एरिक के चेहरे पर एक चमक आती है कि सु यांग को अपनी करनी का फल मिल गया। लेकिन अगले ही पल उसकी ये जीत चकनाचूर हो जाती है। उस बर्बादी के बीच से एक साया बाहर निकलता है जिसे खरोंच तक नहीं आई। सु यांग पूरी तरह शांत भाव से बाहर आता है। एरिक का दिल बैठ जाता है और उसका चेहरा खौफ से बिगड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये मुमकिन है। वो चिल्लाकर इसका कारण पूछता है क्योंकि उसकी नज़र में सु यांग को अब तक मर जाना चाहिए था। सु यांग अपनी स्थिति देखता है, एक मामूली खरोंच जो ठीक से दिख भी नहीं रही और उसके हेल्थ पॉइंट्स अभी भी 90% पर हैं। वो एरिक के हमले की तारीफ करता है और मानता है कि उसकी ये 7वीं श्रेणी की तकनीक वाकई प्रभावशाली है और सिल्वर ड्रैगन एकेन से भी ज्यादा ताकतवर है। एरिक अविश्वास में डूबा है। उसके हाथ अपनी तलवार पर कांप रहे हैं। उसका सबसे बड़ा वार सु यांग का सिर्फ 10% ही बिगाड़ पाया। वो हकलाते हुए कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। सु यांग कोई 4थी श्रेणी का योद्धा नहीं, बल्कि वो तो इंसान भी नहीं लगता। वो एक चलता फिरता बुरा सपना है, मानो इंसानी खाल में कोई राक्षस बैठा हो। सु यांग उसे संभलने का मौका नहीं देता और पलक झपकते ही रोशनी की गति से आगे बढ़ता है। एरिक को समझने का एक सेकंड भी नहीं मिलता और सु यांग की तलवार उसे वहीं खत्म कर देती है। जैसे ही उसका शरीर राख बनकर हवा में मिलता है, सु यांग उसे बधाई देते हुए कहता है कि उसने सही पहचाना था। सिस्टम पुष्टि करता है कि लेवल 220 का फेरी ड्रैगन नाइट एरिक मारा जा चुका है। बीजेनु एक चट्टान के पीछे छिपा ये सब देख रहा है और डर से कांप रहा है। सु यांग ने अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मिटा दिया है। अब उसे छिपकर हमला करने का ख्याल भी मजाक लग रहा है, क्योंकि कोई भी चालाकी इस राक्षस को छू तक नहीं सकती। वो घबरा जाता है और जानता है कि उसे अपने पिता और चाचा को आगाह करना होगा, क्योंकि वही इस मुसीबत को संभाल सकते हैं। वो भागने की योजना बना ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक परछाई आ जाती है। सु यांग उसके ठीक सामने खड़ा है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। बीजेनु जम जाता है और इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाए, सु यांग की तलवार चमकती है और वह गायब हो जाता है। हरी आंखों वाली राजकुमारी और लाल बालों वाली महिला सु यांग की ओर दौड़ती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ है। राजकुमारी कहती है कि काल कोठरी का वो नोटिफिकेशन सच था और हर कोई मारा जा चुका है। लाल बालों वाली महिला उलझन में है और सु यांग से पूछती है कि उन दुष्टों के मारे जाने के बाद उसने वीनू को क्यों मारा। सु यांग बड़ी बेपरवाही से जवाब देता है कि शिवा साम्राज्य ने पहले ही उन सबको यहां मारने की साजिश रची थी और उसने बस उनके कदम से पहले ही अपना बचाव किया है। इसके बाद सु यांग उन लड़कियों की तरफ पीठ करके गंभीर आवाज में चेतावनी देता है कि ड्रैगन स्पिरिट काल कोठरी कोई लेवल बढ़ाने की जगह नहीं है। यहां उनकी कल्पना से परे खतरे हैं। वो उनसे कहता है कि अगर वे जिंदा रहना चाहती हैं तो एक ही जगह टिकी रहें और यहां वहां न भटकें। वे लड़कियां हैरान होकर उसे अपने काले ड्रैगन पर सवार होकर आसमान में ओझल होते हुए देखती हैं। सु यांग जाते जाते बस इतना कहता है, फिर मिलेंगे। सु यांग अपनी पिछली लड़ाई के बारे में सोचता है। उसने 6 एल्व्स को हराया है, जिनमें से एक स्टारलाइट श्रेणी का था, एक मूनलाइट श्रेणी का और 4 9वीं श्रेणी के थे। मूनलाइट श्रेणी के बीम और 7 ड्रैगन्स को मिलाकर उसने 30 मिलियन से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाए हैं। पहले ये रकम उसे रोमांचित करती, पर अब उसे ये मामूली लगती है। लड़ाई में जो सामान और उपकरण मिले हैं वे कीमती तो हैं, पर अभी उसके काम के नहीं है, इसलिए वो उन्हें संभाल कर रख देता है। वो अपनी महान तलवार ड्रैगन रिमेन्स को देखता है और उसकी बढ़त की जांच करता है। तलवार तो ताकतवर हुई है, पर उसे कुछ अजीब लगता है। 7 ड्रैगन्स को निगलने के बाद इसकी ताकत और ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि इसे और विकसित करने के लिए एक सनलाइट श्रेणी के ड्रैगन का शिकार करना होगा। ऐसा करने से इसकी ताकत सोखने की सीमा 20,000 तक बढ़ जाएगी।
सु यांग समझ जाता है कि वो अभी पहली सीमा पर पहुंच चुका है। ये मिशन आसान नहीं होगा, पर उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। उसका ध्यान एक रहस्य की ओर जाता है। वो सोचता है कि क्या यहां दफन नामहीन योद्धा कभी उसके ड्रैगन स्लेयर्स हार्ट का असली मालिक था। वो उस लॉकेट को निकालता है जिसमें ड्रैगन स्लेयर का दिल है। उससे एक सुनहरी रोशनी निकलती है और दूर एक सुनहरी किरण दिखाई देती है। इससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये रोशनी उसे प्राचीन भक्षक की ओर ले जा रही है। आगे घना कोहरा है, पर वो बेखौफ है क्योंकि ड्रैगन स्लेयर का दिल उसे रास्ता दिखाएगा। वह अपने ड्रैगन अटल को आगे बढ़ने का आदेश देता है। जैसे जैसे वो सुनहरी रोशनी के करीब पहुंचता है, धुंध के बीच एक विशाल आकृति उभरती है। वो एक ड्रैगन का विशाल कंकाल है। सु यांग को एहसास होता है कि शायद यही उस प्राचीन भक्षक का असली रूप है। उसका आकार इतना बड़ा है कि उसके सामने सु यांग का महान काला ड्रैगन अटल भी छोटा नजर आ रहा है। यह नजारा डरा देने वाला है। सु यांग सोचता है कि जिस नामहीन योद्धा ने इतने विशाल जीव को हराया होगा, वो कितना शक्तिशाली रहा होगा। शायद कोई ईश्वरीय श्रेणी का योद्धा। अटल भी इस पल की गंभीरता को महसूस कर रहा है। अचानक कुछ अजीब होता है और सु यांग का ड्रैगन आगे नहीं उड़ पाता। ऐसा लगता है जैसे यहां उड़ने पर कोई पाबंदी है। कोहरा और घना हो जाता है और एक रास्ता सामने आता है। ये उस प्राचीन भक्षक का विशाल हाथ है जो किसी सीढ़ी की तरह ऊपर की ओर जा रहा है। यह किसी परीक्षा या अनुष्ठान जैसा लग रहा है। सु यांग ऊपर चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वे ड्रैगन्स जिन्हें उसने पहले मार दिया था दोबारा प्रकट होने लगते हैं। वे सब वापस आ गए हैं जैसे कभी मरे ही न हों। सु यांग सोचता है कि क्या कोई नेक्रोमैंसर इन्हें नियंत्रित कर रहा है या फिर ये उस प्राचीन भक्षक और नामहीन योद्धा की परीक्षा का हिस्सा है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पहले भी बोन ड्रैगन्स को हराया है और वे चाहे जितनी बार भी जिंदा हों, वो उन्हें दोबारा काट देगा। वो एक एक करके उन्हें मलबे में बदल देता है। इस लड़ाई में काफी मेहनत लगती है, पर वो इस परीक्षा का मतलब अभी भी नहीं समझ पाया। आखिरकार वह ऊपर की चोटी की ओर बढ़ने के लिए तैयार होता है। सु यांग जैसे ही चोटी की ओर भागता है, अचानक जमीन कांपने लगती है और रास्ता सफेद कोहरे से भर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कोहरा एक शक्तिशाली बवंडर बनकर उससे टकराता है। वह लगभग पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है, पर किसी तरह एक हाथ से किनारे को पकड़ लेता है। वो बहुत करीब था। तभी वो देखता है कि उसका ड्रैगन अटल सफेद रोशनी में चमक रहा है और किसी रहस्यमयी शक्ति की वजह से दर्द से कराह रहा है। सु यांग अभी ये समझ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक परछाई जैसी आकृति तलवार लिए खड़ी हो जाती है। वो साया हमला करता है और सु यांग किसी तरह बचते हुए पहाड़ के दूसरे हिस्से को पकड़ लेता है। वो दुश्मन रुकता नहीं और बार बार पहाड़ पर वार करता है ताकि सु यांग नीचे गिर जाए। लेकिन सु यांग बड़ी आसानी से उन हमलों से बचता है। वो इतनी फुर्ती से इधर उधर कूदता है जैसे वो इस खतरे का मजा ले रहा हो और ये कोई खेल बन गया हो। आखिरकार उसे एक मौका मिलता है और वो पलटवार करता है। उसके मन में ख्याल आता है कि क्या ये सब उस प्राचीन भक्षक की चाल है। उड़ने पर पाबंदी, वो धमाका और अब सही वक्त पर इस हत्यारे का आना, ये सब किसी मौत के जाल जैसा लग रहा है। ये स्थिति उसे साकुरा देश के एक मशहूर गेम डिजाइनर की याद दिलाती है जो अपनी नामुमकिन चुनौतियों वाले गेम्स के लिए जाना जाता है। सु यांग अपनी तलवार ऊपर उठाता है और उसके भीतर गुस्सा उबलने लगता है। उस पौराणिक काले ड्रैगन को वश में करने के लिए उसने जो कुछ भी सहा, उसके बाद उसे इस तरह खो देना उसके लिए असहनीय है। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि इसके पीछे वो प्राचीन भक्षक है या वो नामहीन योद्धा। वो यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर और कुछ नहीं तो वो उनकी कुछ हड्डियां ही यादगार के तौर पर ले लेगा। तभी वो साये वाला आदमी आखिर बोलता है। वो अटल की ओर इशारा करता है जो अभी भी धधकती लपटों के बीच फंसा हुआ है। उसके शब्द बताते हैं कि ये कोई साधारण आग नहीं है, बल्कि एक योग्यता मूल्यांकन है और अटल इस समय एक परीक्षा से गुजर रहा है। सु यांग अपना ध्यान वापस अपने ड्रैगन की ओर लगाता है। वहां कुछ अजीब हो रहा है। अटल का शरीर धीरे धीरे फिर से बन रहा है। ये कोई हमला नहीं, बल्कि एक रक्त रेखा का आकलन लग रहा है। तभी सु यांग को एहसास होता है कि अगर अटल इस प्रक्रिया को झेल नहीं पाया तो वो पूरी तरह खत्म हो सकता है। वह अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करता है। उसके ड्रैगन को हर हाल में जीवित रहना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी वो साये वाला आदमी अपना ध्यान सु यांग की ओर मोड़ता है और एक अजीब सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि क्या सु यांग ही वह नामहीन योद्धा है। सु यांग अपना नाम और पता बताते हुए जवाब देता है कि वो लोंगिया का सु यांग है। लेकिन वो आदमी संतुष्ट नहीं होता। वो वही सवाल दोबारा पूछता है, जैसे पहला जवाब काफी न हो। सु यांग को कुछ गड़बड़ लगती है। अपनी पहचान के बारे में लगातार 2 सवाल होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता।
सु यांग के मन में बेचैनी होने लगती है कि कहीं ये आकृति उसके असली रूप को तो नहीं देख पा रही। क्या उसने सु यांग के मूल पाप के अधिपति होने का आभास कर लिया है? यह तो असंभव होना चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, वो साए वाला आदमी अचानक हमला कर देता है। उसकी तलवार अविश्वसनीय गति से हवा को चीरती है। सु यांग को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ब्लेड इतनी तेज है कि उसकी अंतरात्मा खतरे का संकेत देने लगती है। ये वाकई खतरनाक है। हमला सीधे सु यांग पर लगता है और वह जमीन पर जा गिरता है। लेकिन यहां कुछ अजीब है। उसे दर्द होना चाहिए था, पर उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। उसके हेल्थ पॉइंट्स भी जस के तस हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि एक सामान्य हमला इस तरह काम नहीं करता। वो साया अभी भी अपनी तलवार सु यांग की ओर ताने खड़ा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी और नतीजे की उम्मीद की थी जो नहीं हुआ। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही है, जैसे उसकी गणना में कुछ बड़ी गलती हो गई हो। सु यांग एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और बिना जवाब का इंतजार किए अपनी तलवार उठाकर जवाबी हमला कर देता है। हालात क्या है, ये बाद में समझा जा सकता है। अभी इस रहस्यमयी दुश्मन को गिराना उसकी प्राथमिकता है। लेकिन वो आदमी बड़ी आसानी से सु यांग के वार को रोक देता है। यह देखकर लगभग अपमान जैसा महसूस होता है कि उसके लिए ये कितना आसान है। दोनों के बीच मुकाबला जारी रहता है और उनकी तलवारें तेजी से एक दूसरे से टकराती हैं। हवा में धातु के टकराने की आवाज गूंजती है, चिंगारियां उठती हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर प्रहार के साथ जंग और तेज होती जाती है। तभी वो साए वाला आदमी हवा में ऊंची छलांग लगाता है और एक शक्तिशाली आखिरी वार के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाता है। उसकी तलवार किसी गिरते हुए धूमकेतु की तरह हवा को चीरती है, जिसमें पहाड़ों को तोड़ने जैसी ताकत है। पर सु यांग यहां असंभव को संभव कर देता है। वार को बचाने या तलवार से रोकने के बजाय वो कुछ ऐसा करता है जो कोई समझदार योद्धा सोच भी नहीं सकता। वह उस आती हुई तलवार को अपने दांतों से पकड़ लेता है। इस बेतुकी हरकत को देखकर वो साए वाला आदमी दंग रह जाता है। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है, मानो ब्रह्मांड भी ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी क्या हुआ। सु यांग के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो अपनी तलवार से वार करता है। वो साए वाला आदमी जो इस अप्रत्याशित मोड़ से हैरान है, अब निहत्था हो जाता है। उसका हथियार अब सु यांग के हाथ में है। वह ताकतवर योद्धा अब खाली हाथ खड़ा है। बिना तलवार के उसकी महान योद्धा वाली छवि अब उतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। अब जीत बस कुछ ही समय की बात है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर पलड़ा अब बदल चुका है। जंग में एक नया मोड़ तब आता है जब वो साए वाला आदमी अचानक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। वो परेशान दिखने के बजाय शांत है और मुस्कुरा रहा है। उसकी छाती से एक अजीब गुलाबी लौ जैसी आभा निकलती है और धीरे धीरे उस तलवार की ओर जाने लगती है जो सु यांग के पास है। ये किसी हथियार खोने वाले इंसान की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल नहीं है। वो आदमी रहस्यमयी तरीके से बात करता है, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बात समझ आ गई हो। वो सु यांग को स्वीकार करता है और हैरान करने वाली बात यह है कि वो स्वेच्छा से वो तलवार उसे सौंप देता है। वो उसे वापस लेने की कोई कोशिश नहीं करता और न ही लड़ाई जारी रखने का प्रयास करता है। इसके बजाय वो सु यांग को क्लोरिस नाम के किसी व्यक्ति को खत्म करने का आदेश देता है। सु यांग उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसने क्लोरिस का नाम पहले कभी नहीं सुना। ये कौन हो सकता है? अगर ये व्यक्ति नामहीन योद्धा की कहानी से जुड़ा है तो ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है। सु यांग कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम उस तलवार के लिए नए मालिक का पता लगाता है और मूल्यांकन शुरू कर देता है। स्क्रीन पर अजीब संदेश चमकते हैं: प्रतिरोध जांच, डिटेक्शन एरर और अज्ञात पहचानकर्ता। यहां कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा, पर फिर सिस्टम सफलता का संदेश देता है और वो हथियार सु यांग से जुड़ जाता है। स्क्रीन पर जानकारी आती है कि तलवार का नाम ट्रांसेंडेंस क्रिम्सन स्वॉर्ड है, पर इसकी स्थिति अजीब है। ये क्षतिग्रस्त है। यांग को यह देखकर बेचैनी होती है कि ज्यादातर जानकारी पढ़ी नहीं जा सकती। वो सोचता है कि इस ट्रांसेंडेंस का क्या मतलब है। क्या ये दैवीय हथियारों से भी ऊपर का कोई स्तर है? और वो करेक्शन रेजिस्टेंस टेस्ट क्या था जिसे उसने पास कर लिया? तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जो तलवार की खूबी बताता है। इसके करेक्शन अटैक के लिए ईंधन के तौर पर रेड मून क्रिस्टल कोर चाहिए होता है। चेक करने पर सु यांग देखता है कि उसमें पहले से 152 कोर जमा है। वो इसे परखने के लिए चार्जिंग फंक्शन चालू करता है और तलवार तुरंत एक कोर सोख लेती है। इससे यह साफ हो जाता है कि एक कोर का मतलब एक चार्ज पॉइंट है। ये तलवार उसकी समझ से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और अगर उस साए वाले आदमी ने इसे छोड़ा है तो क्लोरिस को मारने का मिशन उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी मैदान में एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। सु यांग मुस्कुरा देता है,
क्योंकि उसे पता है कि यह आवाज किसकी है। ऊपर देखने पर उसे अटल, वो महान काला ड्रैगन दिखाई देता है जो अपनी पूरी शान के साथ लौट आया है। उसकी मौजूदगी ही जबरदस्त ताकत का एहसास करा रही है। सुयांग देखता है कि अटल ने अपना उत्तराधिकार पूरा कर लिया है। उसका बदलाव साफ दिख रहा है और उसकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। सुयांग सोचता है कि उन पीली लपटों का क्या हुआ। तभी अटल की लाल आंखें चमकती हैं और वो दहाड़ते हुए आग छोड़ता है। पर यह साधारण आग नहीं है। सिस्टम बताता है कि अटल ने नेक्रोफ्लेम को हासिल कर लिया है। इस आग से मरने वाला कोई भी जीव पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि वो एक अनडेड बनकर अटल की शक्ति से बंध जाएगा, और जब तक अटल के पास ऊर्जा है ये जीव अमर रहेंगे। सुयांग को समझ आता है कि यह कोई मामूली शक्ति नहीं है। ये उसे नेक्रोमांसर्स की याद दिलाती है, पर अटल उससे कहीं बढ़कर है। वो सिर्फ मुर्दों को जिला नहीं रहा, बल्कि मौत पर राज कर रहा है। सुयांग के मन में उसके लिए एक नया नाम आता है, डेथ लॉर्ड ड्रैगन। तभी वो देखता है कि जो बोन ड्रैगन्स पहले गिर चुके थे वे अब वापस खड़े हो गए हैं और अटल के वश में हैं। इसका मतलब है कि अटल अब सिर्फ एक ड्रैगन नहीं, बल्कि अनडेड जीवों की एक फौज का मालिक है। सुयांग अपने ड्रैगन पर सवार होता है और बाकी बोन ड्रैगन्स किसी वफादार सिपाही की तरह उनके पीछे चलने लगते हैं। सुयांग सोचता है कि अगर अटल बड़े राक्षसों और बॉसेस को खा ले तो ये फौज और ताकतवर हो जाएगी। यह एक लिच किंग की शक्ति है जो अब अजेय बनने वाली है। अचानक सुयांग की नजर उन बोन ड्रैगन्स पर पड़ती है जिन पर अब नंबर लिखे हुए हैं। यह बदलाव नया है। वो ये जानने के लिए तलवार की करेक्शन एबिलिटी इस्तेमाल करता है कि इसका क्या असर होगा। जैसे ही वो इसे चलाता है, सामने वाला बोन ड्रैगन अस्तित्व से ही मिट जाता है और वो जलता है, न टूटता है, बस पूरी तरह गायब हो जाता है। सिस्टम बताता है कि इससे क्रिम्सन इन्फेक्शन लेवल बढ़ गया है, लेकिन दूसरा संदेश 0% की वृद्धि दिखाता है। सुयांग समझ जाता है कि उसकी ये शक्ति सिर्फ मारती नहीं है, बल्कि चीजों को जड़ से मिटा देती है जहां पुनर्जीवन भी काम नहीं करता। अटल के अमर अनडेड भी इसके सामने नहीं टिक सकते। यह शक्ति वास्तविकता को ही बदल देने वाली है। लेकिन वो दूसरा नोटिफिकेशन एक रहस्य है कि ऊर्जा खर्च क्यों नहीं हुई। सुयांग को याद आता है कि उस नामहीन योद्धा ने भी उस पर यह वार किया था, पर वो नाकाम रहा था। उसे लगता है कि शायद उसके भीतर कुछ ऐसा है जो इस शक्ति को रोकता है। वो सिस्टम से पूछने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसे लगता है कि इसे बाद में समझा जा सकता है। फिलहाल उसके पास एक ताकतवर ड्रैगन और एक अविश्वसनीय तलवार है। भले ही उसे यहां से एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले, पर मिले हुए इनाम उसकी सोच से कहीं बड़े हैं। पर एक समस्या है, रेड मून क्रिस्टल कोर बहुत कम है। अभी इनका एकमात्र जरिया रेड मून इवेंट ही है। तलवार की पूरी ताकत के लिए उसे और कोर चाहिए, जिसकी जानकारी शायद उसे जॉब चेंज टेम्पल में मिल सके। वो वहां से निकलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ वे दो महिलाएं अपने ड्रैगन्स के साथ अभी भी सुयांग का इंतजार कर रही हैं। तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है। हरी आंखों वाली राजकुमारी हैरान है क्योंकि निकास अभी नहीं खुलना चाहिए था। वेरिया भी उलझन में है। तभी जमीन जोर से हिलने लगती है। कुछ बहुत विशाल नजदीक आ रहा है। राजकुमारी घबराने के बजाय समझ जाती है कि सुयांग लौट आया है। एक जोरदार दहाड़ के साथ सुयांग अपने विशाल काले ड्रैगन अटल के सिर पर खड़ा होकर पहुंचता है। वे रेड और व्हाइट ड्रैगन्स अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो उन्हें खुद किंग ऑफ ड्रैगन्स ने डांटा हो। ग्रीन आइड प्रिंसेस ये सब कुछ डिसबिलीफ में देखती रह जाती है। अटल अब पहले से भी कहीं ज्यादा विशाल हो गया है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। उसने साफ तौर पर उस सीक्रेट रेल्म से इनक्रेडिबल पावर हासिल की है। सुयांग अपने ड्रैगन से नीचे उतरता है और बड़ी स्मूथली जमीन पर लैंड करता है। वो उन दोनों लेडीज की ओर बढ़ता है। उसका एक्सप्रेशन शांत है पर बहुत सीरियस भी। उन्होंने बड़ी पेशेंटली इंतजार किया है और अब यहां से निकलने का समय आ गया है। वो उनके एफर्ट को एक्नॉलेज करता है और उन्हें बताता है कि अब जब सीक्रेट रेल्म अनलॉक हो चुका है तो वे जाने के लिए फ्री हैं। हालांकि वो एक बात क्लियर कर देता है कि उनके भले के लिए यही बेहतर होगा कि यहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वे किसी से कुछ न कहें। उसके शब्दों का वजन हवा में महसूस होता है। सीक्रेट रेल्म की सच्चाई ऐसी नहीं है जिसे बेपरवाही से सबके साथ शेयर किया जाए। इससे न केवल उसके लिए बल्कि उन दोनों के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। दोनों लेडीज एक पल के लिए सुन खड़ी रह जाती हैं, मानो उसके शब्दों के पीछे के गहरे मतलब को समझ रही हों। ग्रीन आइड प्रिंसेस सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के उसे यकीन दिलाती है कि वे सब कुछ सीक्रेट रखेंगी। सुयांग की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली आ जाती है। वो मानती है कि जिस तरह से सुयांग खुद को कैरी करता है उससे वो बता सकती है कि वो कोई बैड पर्सन नहीं है। सुयांग की प्रेजेंस में कुछ ऐसा है जो उसे रिएश्योर करता है। उसका एक हिस्सा उससे और बातें करना चाहता है, लेकिन लगता है कि फेट को कुछ और ही मंजूर है, ये सही समय नहीं है।
सुयांग एक पल के लिए थोड़ा कॉट ऑफ गार्ड रह जाता है। इस अनएक्सपेक्टेड फेयरवेल ने उसे सरप्राइज भी किया और थोड़ा अम्यूज भी। इससे पहले कि वो पूरी सिचुएशन को समझ पाता, वेरिया अपने ड्रैगन के साथ उस स्वर्लिंग पोर्टल में वैनिश हो जाती है। उसका निकलना बहुत ही स्विफ्ट और बिना किसी हिचकिचाहट के था। हालांकि ग्रीन आइड प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए रुकती है। तुरंत जाने के बजाय वो पीछे मुड़ती है, उसे एक छोटा सा वेव करती है और मुस्कुराते हुए उसे फिर से देखने का प्रॉमिस करती है। उस आखिरी इशारे के साथ वो पोर्टल के पार चली जाती है और नजरों से ओझल हो जाती है। सुयांग के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। उसकी नजरों में उसे वाकई एक गुड पर्सन माना गया है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ज्यादातर लोग या तो उससे डरते हैं, उसकी पावर की तारीफ करते हैं या उसे जान से मारना चाहते हैं। लेकिन एक सच्चा अच्छा इंसान समझा जाना, शायद वह वाकई एक इंटरेस्टिंग गर्ल है। उसका ये सोचने का पल छोटा ही था। बाहर की सिचुएशन अभी भी अनसर्टन है। बिना किसी प्लान के बाहर निकलना अननेसेसरी ट्रबल का कारण बन सकता है। कोई भी कदम उठाने से पहले केयरफुल थिंकिंग बहुत जरूरी है। उसके एनालिसिस के हिसाब से दुनिया अब बदल रही है। फैक्शन मिशंस आ चुके हैं और इंसानों ने डीमंस में बदलने का रास्ता खोज लिया है। अगर बदलाव एक तरफ से काम करता है तो लॉजिकली इसे दूसरी तरफ से भी करना चाहिए। अगर इंसान डीमंस बन सकते हैं तो डीमंस के लिए भी ह्यूमन फैक्शन में शामिल होने का कोई रास्ता होगा। इस थियोरी को टेस्ट करना जरूरी है। अगर डीमंस आजादी से इंसानी दुनिया में घुल मिल सकें तो ये पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल देगा। वो सिस्टम के मल्टी फैक्शन कंपैटिबिलिटी फंक्शन को एक्टिवेट करता है। लगभग तुरंत ही उसकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है और वो खुद को डीमंस के अबिस में डीमन लॉर्ड के शरीर के अंदर पाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। अबिस अब और भी एक्टिव हो रहा है। डीमंस की जो दुनिया कभी बंद थी वो अब लॉक्ड नहीं रही। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके शक को पक्का कर देता है। अबिस पर लगा एक तरफा प्रतिबंध हटा लिया गया है। डीमंस अब बाहरी दुनिया में आजादी से आ जा सकते हैं। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने उम्मीद की थी। साधारण डीमंस का बाहर निकलना इंसानी योद्धाओं के लिए सिर्फ वॉकिंग एक्सपीरियंस पॉइंट्स के जैसा होगा। वे कमजोर जीव बाहर कदम रखते ही मार दिए जाएंगे। लेकिन जब बात उसकी आती है तो मामला अलग है। वो सॉवरेन ऑफ ओरिजिनल साइन है। अब कुछ और भी बड़ा टेस्ट करने का समय है। वो एक नाम पुकारता है और अपने सबसे स्ट्रांग कमांडरों में से एक को बुलाता है। बिना किसी देरी के लेडी लूसीफर उसके सामने आती है। वो घुटने टेकती है। उसकी आंखों में गहरी भक्ति है। वह महसूस कर सकती है कि उसके मालिक की पावर लौट रही है। उसकी नजरों में यह उनके सच्चे रिसर्जेंस की शुरुआत है। बिना वक्त बर्बाद किए वो उससे पूछता है कि क्या वो अपनी मौजूदा हालत में अबिस गेट को पार कर सकती है। इससे यह तय होगा कि क्या हाई रैंकिंग डीमंस वाकई बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इंसानी दुनिया में जा पाएंगे। लूसीफर, जो हमेशा वफादार है, संकोच नहीं करती। वो इस चैलेंज को स्वीकार करती है और कहती है कि वो कम से कम कोशिश तो जरूर करेगी। बिना किसी देरी के सुयांग आदेश देता है। उसे आगे बढ़कर सीमा पार करने का प्रयास करना है। साइबेरिया के उत्तरी मैदानों की बर्फीली बंजर भूमि में वो अबिस गेट जमे हुए नज़ारे के बीच डरावना सा खड़ा है। तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका है, जहां हवा भी जमती हुई महसूस होती है। एक पुराने बर्फ के किले के सामने 2 गार्ड्स खड़े हैं। उनमें से एक चिढ़कर कहता है कि यह जगह बर्दाश्त के बाहर है। यहां तक कि डीमंस भी इस ठंड में जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरा गार्ड भी दुखी होकर सहमति जताता है। इससे पहले कि वे कुछ और कहें, उनकी बातें रुक जाती हैं। एक डार्क प्रेजेंस उनके पास आती है। एक ऊंची और प्रभावशाली आकृति उनके सामने प्रकट होती है, लेडी लूसीफर। उसके आसपास की हवा भी कांपती हुई लगती है। वो अपने हाथ को देखती है और उसे कुछ परेशान करने वाला महसूस होता है। उसकी पावर पूरी तरह से काम नहीं कर रही। यह बर्फीला माहौल उसकी एबिलिटीज को सोख रहा है। गार्ड्स पैनिक कर जाते हैं। एक डीमन, वो भी इस जगह पर। यह तो नामुमकिन होना चाहिए था। एक गार्ड तुरंत अपना वेपन उठाता है और अलार्म बजाने के लिए चिल्लाता है। अगर डीमंस अब इंसानी दुनिया में कदम रख सकते हैं तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। उसका साथी हाई प्रीस्ट को खबर देने के लिए भागने ही वाला होता है कि उसे मौका नहीं मिलता। लूसीफर के चेहरे पर चिड़चिड़ापन आता है। वे बहुत शोर कर रहे हैं। यह एक सेक्रेड मोमेंट है जिसमें उनकी आवाजों की जरूरत नहीं है। उसके चारों ओर एक डार्क ऑरा एक्सप्लोड होता है। एक रेड लाइट चमकती है। लेजर लाइक बीम्स हवा को चीरती हैं और उन गार्ड्स को बड़ी आसानी से काट देती हैं। उन्हें समझ आने से पहले ही उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। लूसीफर बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। डीमंस अब अबिस गेट पार कर सकते हैं। बस एक ही डाउनसाइड है, पावर सप्रेशन। खैर, फिलहाल के लिए इतना काफी है। उसका मिशन क्लियर है। उसे वापस जाकर यह जानकारी अपने राजा को देनी है। वापस डीमंस के इलाके में वो सुयांग के सामने घुटने टेकती है।
और अपने सफल होने की पूरी डिटेल्स देती है। सू यांग सब कुछ ध्यान से सुनता है। अब यह कंफर्म हो चुका है कि डीमंस आजादी से आ जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है, उनकी ताकत डेमीगॉड टियर तक ही सीमित हो जाती है। इससे उसे एक बात समझ आती है कि दुनिया ने अभी तक गॉडहुड एक्सपेंशन का रास्ता नहीं खोला है, इसलिए असली गॉड टियर वाले जीव यहां पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकते। लेकिन लूसीफर के लिए ये रिस्ट्रिक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। कम ताकत के बावजूद उसकी एबिलिटीज किसी भी योद्धा से कहीं ज्यादा हैं। सू यांग अब लूसीफर को उसका अगला कमांड देता है। उसे इंसानी दुनिया में जाना होगा। उसके नाम पर जो भी उसकी अवहेलना करेंगे उन्हें अंजाम भुगतना होगा। लूसीफर इसे तुरंत स्वीकार करती है। जाने से पहले सू यांग उसे एक इमेज दिखाता है। इस बार उसका मिशन सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि किसी को उसके पास लेकर आना है। वो इंसान सू यांग के प्रॉक्सी के तौर पर काम करेगा, जबकि सू यांग खुद साए में रहेगा। उसे देखना सू यांग को देखने के बराबर होगा। लूसीफर जब उस इमेज को देखती है तो उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी आती है। वो जिसे लाने जा रही है वो एक इंसान है। सीक्रेट रेल्म के बाहर अलग अलग साम्राज्यों के ताकतवर लोग इकट्ठा हुए हैं। माहौल बहुत टेंस है। सबके बीच महान जादूगर अगस्तस टांग जान पर गुस्सा कर रहा है। वो टांग जान पर वादा तोड़ने का आरोप लगाता है और पूछता है कि सू यांग अचानक सीक्रेट रेल्म के अंदर कैसे चला गया। सू यांग के आने के बाद से वहां केओस मच गया है। टांग जान हमेशा की तरह बेपरवाह है और बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए अगस्तस की तरफ पीट कर लेता है। उसका ये एटीट्यूड अगस्तस के गुस्से को और बढ़ा देता है। एल्फ प्रिंस, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, आखिर बोलता है। वह कहता है कि सू यांग को पूछताछ के लिए एल्विन कोर्ट ले जाया जाएगा। टांग जान किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। वो पूछताछ की बात पर हंसता है और साफ कर देता है कि वो कहीं नहीं जाएगा जब तक कि किसी में उसे ले जाने की ताकत न हो। उसका एरोगेंस 7वें आसमान पर है। एल्फ प्रिंस उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर वो इतना स्टबर्न रहा तो जो होगा उसके लिए उसे दोष न दे। तभी टेंशन और बढ़ जाती है जब एक पोर्टल चमकता है और ग्रीन आइड प्रिंसेस और वेरिया बाहर आती हैं। राजकुमारी पूछती है कि सब इतने सीरियस क्यों हैं। इससे पहले कि उन्हें जवाब मिले, अगस्तस और एक सामुराई वॉरियर आगे बढ़ते हैं। सामुराई पूछता है कि सिर्फ वे दो ही वापस क्यों आई हैं और सू यांग कहाँ है। राजकुमारी बिना किसी हिचकिचाहट के मोर्चा संभाल लेती है। वो बिल्कुल सीरियस फेस के साथ झूठ बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि अंदर जाते ही सब अलग हो गए थे। वे रास्ता भटक गई थीं और जान बचाकर भागी हैं। वो दावा करती है कि बाकी लोग भी जल्द ही लौट आएंगे। मन ही मन वो खुद की तारीफ करती है कि उसने कितने स्ट्रेट फेस के साथ ये बकवास सुनाई है। सामुराई निराश होता है, पर एल्फ प्रिंस की नजरें कुछ ताड़ लेती हैं। बाकी लोगों का गायब होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो उन दोनों लड़कियों की कलाई पकड़ता है और कहता है कि उन्हें पूछताछ के लिए एल्विन किंगडम चलना होगा। अगस्तस और सामुराई उसका रास्ता रोक लेते हैं। एल्फ प्रिंस चेतावनी देता है कि अगर अगस्तस उसके रास्ते में आया तो वो एल्व्स के साथ अलायंस भूल जाए। तभी शिवा साम्राज्य का लीडर बीच बचाव करने आता है और बड़ी ही फेक विजडम के साथ अगस्तस को समझाता है कि असली मकसद वर्ल्ड मिशन पूरा करना है, न कि इन नए बच्चों के पीछे पड़ना। अगस्तस ये सब घृणा से देख रहा है। उसे पता है कि ये आदमी कितना चालाक है। तभी आसमान में एक डार्क क्रैक पड़ता है। एक पावरफुल प्रेजेंस हवा में भर जाती है जिससे सबके पैर कांपने लगते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और लेडी लूसीफर बाहर आती है। अगस्तस उसे तुरंत पहचान लेता है। अहंकारी सॉवरन ऑफ प्राइड वापस आ गई है। राजकुमारी उसे देखकर खौफजदा है। लूसीफर उन सबको बड़ी ही बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखती है। अगस्तस नोटिस करता है कि लूसीफर का ऑरा पहले से कमजोर है। वह लेवल डिटेक्शन का स्पेल इस्तेमाल करता है और पाता है कि लूसीफर डेमीगॉड लेवल पर है। यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है। एल्फ प्रिंस कहता है कि पुराने झगड़े भूलकर इस डीमनिस्ट को खत्म करना ही अभी एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। लूसीफर उनके इस अलायंस पर हंसती है और उन्हें चुनौती देती है। अगस्तस टांग जान को आगे बढ़ने का आदेश देता है और बाकी टीम को सपोर्ट करने को कहता है। सामुराई वॉरियर एक स्पेशल स्किल सक्रिय करता है जिससे सबकी फिजिकल अटैक पावर 20% बढ़ जाती है। शिवा वॉरियर भी जादुई ताकत और डिफेंस बढ़ाता है। अगस्तस अपना स्टाफ उठाता है और बिजली और गरज का हमला करता है। वहीं टांग जान एक्सट्रीम एनाहिलेशन फिस्ट से पूरी ताकत लगाता है। धमाका जबरदस्त होता है। जब धुआं छंटता है तो लूसीफर हैरान खड़ी है, उसे चोट लगी है। अगस्तस सबको उत्साहित करता है कि वो भगवान नहीं है, उसे मारा जा सकता है। लूसीफर का ईगो बुरी तरह आहत होता है। वो उन पर चिल्लाती है और डार्क डोमेन नाम की अपनी एक्सक्लूसिव स्किल सक्रिय करती है जो 500 मीटर के दायरे में सबको कैद कर लेती है। इसके अंदर सबकी स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस आधी रह जाती है। सब उस बैरियर के अंदर खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन अगस्तस देखता है कि टांग जान और वे दो महिलाएं अपनी जगह से नहीं हिल रहे। उन पर इस डार्क डोमेन का कोई असर नहीं हो रहा।
तभी उनके पीछे एक चमकता हुआ पोर्टल खुलता है और उसमें से सु यांग बाहर आता है। उसकी प्रेजेंस से माहौल बदल जाता है। वो सोल इनग्रेविंग सक्रिय करता है, जिससे टांग जान अब सु यांग के वश में है। टांग जान उन दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ता है और तेजी से कहीं और ले जाता है। सु यांग देखता है कि बाकी लोग अभी भी बैरियर में फंसे हैं। तभी सु यांग लुसिफर को पीछे देखता है। बाकी सब धूल की तरह गायब हो चुके हैं, सिर्फ वही खड़ी है। लुसिफर सु यांग के पास आकर उसे नीची नजरों से देखती है। सु यांग हंसता है और उसे शांत रहने को कहता है। वो उसे आदेश देता है कि वो किसी को उसके पास लेकर आए। सु यांग की आवाज में जो ताकत है, उससे लुसिफर का अहंकार खत्म हो जाता है और वो दबे स्वर में हाँ कहती है। दूसरी तरफ एल्फ प्रिंसेस अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही है। अचानक हवा तेज होती है और एक डार्क पोर्टल खुलता है। राजकुमारी डर के मारे घुटनों पर गिर जाती है। लुसिफर उस साए से बाहर निकलती है। उसके पीछे सु यांग शांत खड़ा है। लुसिफर बिना वक्त बर्बाद किए राजकुमारी को अपने साथ चलने को कहती है। वो जादुई हाथ से राजकुमारी को किसी खिलौने की तरह पकड़ लेती है। राजकुमारी चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, पर पोर्टल उसे अंदर खींच लेता है और सब कुछ गायब हो जाता है।